Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start a next topic of the Contract Act. तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंडर एक और एक्ट है जिसको आज इससे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। वो आपके पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था पहले, लेकिन 1963 को इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया गया। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर जो क्वेश्चन है उनको समझने से पहले हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को पढ़ना होगा, समझना होगा कि ये स्पेसिफिक रिलीफ क्या होता है। देखिए जनरली कोर्ट में क्या होता है, आपके जनरली क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में दोनों पार्टीज़ जो है अपनी अपनी परफॉर्मेंस जो है परफॉर्म करती हैं। अगर वहाँ पे एक पार्टी जो है अपनी परफॉर्मेंस नहीं करते, दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकती है। कोर्ट कोई ना कोई डैमेज या कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करा देती है, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कोई ना कोई डैमेज और कॉम्पनसेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या हर बार जो है किसी भी केस में, किसी भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या कॉम्पनसेशन या डैमेज ही एडिक्वेट रिलीफ होता है? नहीं होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको जो है उसके बदले में कॉम्पनसेशन ही मिले, आपको पैसा ही मिले। कई बार कुछ ऐसा होता है कि आपके लिए ज़रूरी होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाना, ना कि वहाँ पे कॉम्पनसेशन लेना। तो जहाँ पे आपको स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड करा जाता है, स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब यहाँ पे है जहाँ पे आपको कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, उस केस में आपको उस बेसिकली उस खास कॉन्ट्रैक्ट में जो आपने किया उसमें सिर्फ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही चाहिए, तो उसके लिए रिलीफ, स्पेसिफिक रिलीफ यहाँ पे होता है। तो और इसके लिए एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 बनाया गया और उसके अंडर कोर्ट के डिस्क्रिशन पावर पे जो है उस पर्सन को उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए बोला जाता है। इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड कराना, जो कि एक डैमेज या कॉम्पनसेशन से उसको नहीं मिलेगा। उसका जो वहाँ पे रिलीफ है वो मोर देन कॉम्पनसेशन और डैमेज है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। देखिए आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। मेरे एक दादा की प्रॉपर्टी है जो अब आपके पास है। मेरा पूरा बचपन जो है उसी प्रॉपर्टी में बीता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, वो प्रॉपर्टी आपके पास आ गई, हमारी फैमिली ने उसको बेच दिया। अब आप काफ़ी अमीर पर्सन हो चुके हैं और आपका उस प्रॉपर्टी से लगाव है। अब आप कोर्ट में आप उस पर्सन के पास जाते हैं कि आप जितने मर्जी पैसे ले लो, लेकिन मुझे ये प्रॉपर्टी वापस दे दो। उसके लिए वो तैयार हो जाता है और उसके लिए वो उसको 1 करोड़ का चेक भी दे देता है एडवांस में। लेकिन बाद में अब वो बी पर्सन जो है उस प्रॉपर्टी को देने से मना कर देता है। तो यहाँ पे ब्रीचमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जो है उसने उसको मनवाया और उसको 1 करोड़ का एडवांस चेक भी दे दिया था। लेकिन अब वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने से जो है मना कर देता है। अब मैं कोर्ट में जाता हूँ, कोर्ट बोलती है आपको चलो ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट टूटा है, आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बी ने की है, आपको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन क्या आपके लिए कॉम्पनसेशन और डैमेज जो है वो एडिक्वेट रिलीफ है? नहीं, क्योंकि आपका उस प्रॉपर्टी के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है, वो प्रॉपर्टी आपको चाहिए ही चाहिए। तो कोर्ट भी इस चीज़ को मानता है कि हर हमेशा प्रॉपर्टी, पैसे ही सब कुछ नहीं होता। इस लाइफ में जो है यहाँ पे कुछ इमोशंस की भी कदर होती है, और यहाँ पे एडिक्वेट रिलीफ उस पर्सन को तभी मिलेगा जब आप उसको कॉम्पनसेशन डैमेज प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर लिखी हुई बात को पूरा करवाएंगे, और वो क्या है कि उसको वही प्रॉपर्टी चाहिए। तो ऐसे केसेस में जो कोर्ट जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर जो है उसी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए पार्टी को बोलती है। इसी को हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है बोलते हैं। तो इंडिया में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यहीं पे है। बड़े सारे केसेस होते हैं जहाँ पे इक्विटेबल रिलीफ बहुत ज़रूरी होता है। स्पेसिफिक रिलीफ को इक्विटेबल रिलीफ भी बोल सकते हैं, जहाँ पे किसी पार्टी के लिए जो है इक्विटी तभी होगी जब उसको वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है उस कॉन्ट्रैक्ट की करवाई जाए। चलिए, मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी दिया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐश्वर्या जो संजय लीला बंसाली के किसी फिल्म में काम करना पहले स्टार्ट करती है, लेकिन बाद में मुकर जाती है। दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में मुकर जाती है। संजय लीला बंसाली कोर्ट में जाता है और वो बोलता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है टूटा गया है। तो कोर्ट बोलती है चलो ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे टूटा, आप कॉम्पनसेशन ले लो। तो क्या संजय लीला बंसाली के लिए वहाँ पे कॉम्पनसेशन लेना जरूरी, क्या एडुकेट रेमेडी है? नहीं, उसको तो यहाँ पे चाहिए था कि वही उस फिल्म में काम करे। लेकिन ये भी एक रूल है कि आप अगर किसी की पर्सनल स्किल वहाँ पे यूज़ करवा रहे हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं। आप उसको मजबूर इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जो एक्टिंग आती है वो दिल से आती है, वो अपनी इच्छा से आती है। अगर आपको और नुकसान हो जाएगा अगर वो उस फिल्म में अच्छे से काम ना करे तो उस कंडीशन में आपको एडिक्वेट रिलीफ क्या होगा? उस कंडीशन में आपको एडिक्वेट रिलीफ ये होगा कि कोर्ट जो है
उस ऐश्वर्या राय को किसी और फिल्म में भी काम करने से रोक दे, प्रिवेंटिव वहाँ पे स्टे लगा दे, उसको प्रिवेंटिव एक्शन ले ले। तो इस कंडीशन में संजय लीला बंसाली के लिए एक एडिक्वेट रिलीफ होगा और उसको पता चलेगा कि आप अगर इस फिल्म में काम नहीं करेंगे तो आप उस फिल्म में काम भी नहीं कर सकते, ताकि आपको एक एडिक्वेट रिलीफ फिर जो मिल जाएगा। तो कोर्ट इस तरीके से जो है स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड कराती है, जो कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं होते हैं। वहाँ पे तो सिर्फ डैमेज और कॉम्पनसेशन ही होता है। तो इन जहाँ पे अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इसको हम देख लेते हैं कि व्हाट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको कोर्ट जो है स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवा सकती है, मतलब ऑर्डर दे सकते हैं कि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को ही पूरा करना होगा, डैमेज और कॉम्पनसेशन दे के बात नहीं बनेगी। तो वो कौन कौन से केस हैं, सेक्शन 10 जो है इसके बारे में बताता है। ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट हैं जहाँ पे कोर्ट जो है वो उस स्पेशल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अगर कोई केस आता है तो वो उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बदले में एग्रीड पार्टी को कॉम्पनसेशन या डैमेज प्रोवाइड नहीं कराएगी। वो बोलेगी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाइए, जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है उसको ये ऑर्डर करेगी आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करिए, कॉम्पनसेशन या रिलीफ देके बात नहीं बनेगी। तो कब स्पेसिफिकली इन्फोर्स करा सकती है, फॉर विच देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑफ डिटर्मिंग द कॉम्पनसेशन, जहाँ पे कॉम्पनसेशन डैमेज को आप डिटर्मिन नहीं कर सकते। कई बार ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आप कोर्ट जो है ये डैमेज को या कॉम्पोजिशन को निर्धारित नहीं कर पा रही है कि एक्चुअल में कॉम्पोजिशन देना कितना है। तो उसमें फिर ये बोला जाएगा कि स्पेसिफिक रिलीफ यही होगा कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करिए। सेकंड, फाइनेंशियल कॉम्पोजिशन नॉट सफिशिएंट। कई बार फाइनेंशियल कॉम्पोजिशन जो दिया जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और कई बार जो है फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं होता। इन सभी को हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पे लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर द डिटर्मिनिंग द कॉम्पोजिशन। तो पहला आपने कोर्ट जो है स्पेसिफिकली कोई भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली तभी इन्फोर्स करवाएगी जब वहाँ पे कॉम्पोजिशन डिटर्मिन नहीं हो पा रहा है। देयर आर कॉन्ट्रैक्ट्स विच इज़ नॉट परफॉर्म would cause a loss for which compensation cannot be determined because there is a no standard of determination। तो कई बार आपके पास आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं जिस कॉन्ट्रैक्ट में जो है आप कॉम्पनसेशन कितना होगा या डैमेज कितना होगा ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है, कोर्ट भी इसको डिसाइड नहीं कर पा रही है। सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। तो ऐसे केसेस में कोर्ट जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए बोलेगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी एंड द स्किल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। अगर आपके पास कोई पर्सनल एबिलिटी है, स्किल है, तो ऐसे केसेस में फिर वही काम करने के लिए उसको बोला जाएगा। तो ये उन केसेस में होता है जहाँ पे आपकी कोई पर्सनल स्किल वहाँ पे ली जा रही है। देखिए एग्जाम्पल है, ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल विद बी अ पिक्चर। ए जो है बी के एक पिक्चर खरीदने का जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। हुज पेंटर हैड डेड ऑलरेडी, जिसका पेंटर जो है मर चुका है। सच पिक्चर इज़ यूनिक, और वो पिक्चर अब बहुत यूनिक है। बी इज़ बाउंड टू फॉलो द कॉन्ट्रैक्ट। अब बी जो है, देखिए ए जो है बी के साथ एक ऐसी पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसका पेंटर जो है वो मर चुका है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसको वही पिक्चर चाहिए। अब बी उसको उस कॉन्ट्रैक्ट में उसको नहीं निभाता है, उसको वो पिक्चर नहीं देता है, बोलता मैं आपको ये पिक्चर नहीं दूंगा। तो अगर अब ए पार्टी जब यहाँ पे कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट जो है स्पेसिफिकली बोलेगी बी को कि आप उसी पिक्चर को प्रोवाइड कराइए, क्योंकि वे एक यूनिक पिक्चर है और उसका पेंटर हो तो मर गया है लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा होगी कि उसको वही पिक्चर चाहिए। तो और अब कॉम्पनसेशन की बात हम करें तो आप कॉम्पनसेशन कैसे डिसाइड करेंगे इस केस में कि कितना कॉम्पनसेशन होना चाहिए। उस पिक्चर की क्या कोई वैल्यू है? पिक्चर तो हो सकता है वो सिर्फ 100 रुपये की हो, लेकिन जिसने उसको बनाया था वो एक यूनिक थी, उसके हिसाब से उसकी कीमत लाखों में भी हो सकती है, करोड़ों में भी हो सकती है। तो एक्चुअली आप क्या है, आप जो है कॉम्पनसेशन को डिटर्मिन नहीं कर पा रहे हैं कि कितना होगा। एक पिक्चर की तो बात है लेकिन है बड़ी यूनिक है। तो उस कंडीशन में कोर्ट ये बोलेगी कि यहाँ पे कॉम्पनसेशन दे के बी बच नहीं सकता कि चलो मैं इस पिक्चर को तो नहीं दूंगा लेकिन इसके बदले में इनको कॉम्पनसेशन या डैमेज प्रोवाइड करा देता हूँ कि हाँ जी मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, मैंने इस पिक्चर को देने का वादा किया था लेकिन मैं इस पिक्चर को दे नहीं पाया हूँ। लेकिन कोर्ट मना कर देगी क्योंकि ए यहाँ पे बोलेगा मुझे यही पिक्चर चाहिए क्योंकि ये यूनिक है। और अब कोर्ट के लिए ये बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे आप कॉम्पोजिशन डिसाइड कैसे करेंगे। पिक्चर की कीमत तो 500 या 100 रुपये भी नहीं है लेकिन इतनी यूनिक है कि वो लाखों करोड़ों में भी हो सकती है। तो जहाँ पे आप कॉम्पोजिशन को जो है वो डिटर्मिन नहीं कर पा रहे, उसका निर्धारण ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केसेस में स्पेसिफिकली इन्फोर्स कराया जाएगा उसी कॉन्ट्रैक्ट को, उसको वो पिक्चर देने के लिए ही बोला जाएगा। इससे डैमेज और कॉम्पोजिशन से बात वहाँ पे नहीं बनेगी। आपके पास नेक्स्ट है यहाँ पे
फाइनेंशियल कॉम्पोजिशन इज़ नॉट सफिशिएंट रिलीफ, ये तो आपको पहले ही मैंने एग्जांपल दिए। कई बार फाइनेंशियल कॉम्पोजिशन जो आपको वित्तीय कॉम्पोजिशन दिया जाता है वो स्पेसिफिक रिलीफ नहीं होता है। देयर आर कॉन्ट्रैक्ट विच इफ़ नॉट परफॉर्म्ड शेल लॉस विच द कॉम्पोजिशन कैन बी डिटर्मिन बट सच कॉम्पोजिशन इज़ नॉट एडिक्वेट रिलीफ फॉर द एग्रीड पार्टी। कई बार कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अगर उनको पूरा नहीं किया जाता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसको पूरा नहीं किया जाता है बाय वन पार्टी, तो आपको सिर्फ कॉम्पोजिशन प्रोवाइड करा दिया जाए तो ये एक एडिक्वेट रिलीफ नहीं होता है एग्रीड पार्टी के लिए। हैंड सच कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, और ऐसे केसेस में भी कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स ही करवाया जाता है, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो काम करने के लिए बोला गया वही काम करवाया जाता है, कॉम्पोजिशन और डैमेज जो है नहीं दिया जाता है। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाय शेयर ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी फ्रॉम बी। ए जो है शेयर कॉन्ट्रैक्ट करता है पर्टिकुलर कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए बी के साथ। लेटर बी रिफ्यूज़, बाद में बी जो है रिफ्यूज़ कर देता है कि नहीं मैं आपको इस कंपनी के शेयर नहीं दूंगा। सच शेयर आर लिमिटेड एंड नॉट अवेलेबल इन द, ये शेयर भी बड़े लिमिटेड थे और मार्केट में अवेलेबल भी नहीं थे। बी इज़, अब बी ने ए को देने का वादा किया था लेकिन बाद में वो मुकर जाता है। ये शेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, बड़े लिमिटेड थे। अब बी जो है बोलता है ठीक है जी मैं आपको शेयर तो प्रोवाइड नहीं करवा पाया। जब ए जो है कोर्ट में पहुंच जाएगा कि मुझे इसने शेयर प्रोवाइड नहीं कराया, तो वो बोलेगा ठीक है जी मैं इसके लिए कॉम्पोजिशन देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ए यहाँ पे बोलेगा कि जो आप मुझे कॉम्पोजिशन देंगे ये मेरे लिए एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, क्योंकि मुझे इस कंपनी के ही शेयर चाहिए थे। तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है कराई जाएगी, क्योंकि उसको उसी कंपनी के शेयर चाहिए थे। कॉम्पोजिशन दे के जो है उसको एडिक्वेट रिलीफ नहीं मिलेगा कि चलो आपको मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था और आपको जो है मैं इसके बदले में कॉम्पोजिशन या डैमेज प्रोवाइड कराता हूँ। नहीं, उसको उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो परफॉर्मेंस है वही करवानी है। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, तो कॉन्ट्रैक्ट कराना और कोर्ट भी इस चीज़ को अलाउ करेगी। इसके अलावा मैंने जो आपको एग्जांपल दिया दादाजी की प्रॉपर्टी वाला, वो भी यहाँ पे जो है एडिक्वेट रिलीफ जो है होगा, क्योंकि वहाँ पे भी उसको सिर्फ प्रॉपर्टी से कम कुछ नहीं चाहिए, हमेशा पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। कॉम्पोजिशन, फाइनेंशियल कॉम्पोजिशन जो है एडिक्वेट रिलीफ हर बार नहीं होता है। पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल कॉम्पोजिशन इज़ इम्पॉसिबल, कई बार फाइनेंशियल कॉम्पोजिशन जो देना है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। देखिए, देयर आर कॉन्ट्रैक्ट विच इफ़ द परफॉर्म्ड शैल कॉज लॉस फॉर द विच द compensation कैन बी डिटर्मिन्ड एंड सच कॉम्पोजिशन एडिक्वेट रिलीफ टू। कई बार कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पोजिशन भी दिया जाता है, कॉम्पोजिशन एडिक्वेट भी होता है, बट इट इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ द कॉम्पोजिशन। लेकिन कई बार जो है उसका अमाउंट लेना, जो कॉम्पोजिशन का अमाउंट लेना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। कैसे, आप एग्जाम्पल को देखिए ए इन रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड अ प्रॉमिसरी नोट। ए जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको कंसिडरेशन के बदले में, कोई मान लीजिए कोई उधारी ले रखा है, तो अगर वो उधार नहीं दे पाएगा तो उसने एक प्रॉमिसरी नोट दिया। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है कि आप शपथ पत्र देते हो कि मैं आपको इतने पैसे वापस करूंगा, और विदाउट इंडोर्समेंट ऑफ बी, और बी की जो है वहाँ पे इसकी टेस्टिफाई जो है इसको नहीं करता है। लेटर ए बिकम इंस्टॉलमेंट, अब ए जो है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हो जाता, इंस्टॉलमेंट दिवालिया उसका निकल जाता है। सी उसकी जगह पे अपॉइंट हो जाता है। अब बी जो है सी को बोलता है कि आप मुझे इस प्रॉमिसरी नोट को जो है इंडोर्स कर दीजिए, मतलब आप इसको टेस्टिफाई कर दीजिए कि जो ए ने बोला था वो ठीक है। लेकिन बी जो है बोलता है नहीं मैं कॉम्पोजिशन दे दूंगा आपको। क्या ए के लिए जो है बी के लिए क्या ये फाइनेंशियल कॉम्पोजिशन लेना जो है ऑब्टेन करना जो है बहुत मुश्किल है। उसको यहाँ पे फाइनेंशियल कॉम्पोजिशन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ए जो है यहाँ पे जो ए जो है उसका दिवालिया निकल चुका है, और बी उसको कॉम्पोजिशन देता है तो उसको फ़ायदा कुछ नहीं होगा, उसको सिर्फ वही प्रॉमिसरी नोट चाहिए, क्योंकि उसी से जो है उसको जो है वहाँ पे रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उसमें जो अमाउंट लिख रखा है वो उसके लिए सफिशिएंट अमाउंट होगा। तो कई बार जो है कॉम्पनसेशन लेना ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो है वहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है करवाई जाती है। तो ये तीन चीज़ें हैं जहाँ पे कोई भी कोर्ट जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए बोलेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई डैमेज या कॉम्पोजिशन जो है वो अलाउ नहीं करेगा। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे हमेशा डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट होती है। ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर पे डिपेंड करता है कि वो आपको यहाँ पे जो है आपको स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड कराती है, या उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो करने के लिए बोलती है या नहीं बोलती है। देखिए यहाँ पे द कोर्ट हैज़ द डायरेक्शन टू पास द डिक्री फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे साफ बोला हुआ है कि देखिए केस भी आपके पास
सत्यनारायण बसी बोला जीरो का केस है 1965 सुप्रीम कोर्ट का। इट वॉज हेल्ड दैट इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर द कोर्ट टू पास और नॉट द डिक्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस द कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू यूज़ दिस पावर जुडिशली। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी कि सेक्शन 10 कुछ भी बोलता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट कराया जा सकती है, लेकिन एंड ऑफ डे इस एक्ट के अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर ये कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है। ये उस पर डिपेंड करता है, उसको कोर्ट के अंडर बाउंड नहीं कर रखा कि हर एक मामले में आपको जो है स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड कराना ही है। अगर उसको लगता है कि इस केस में स्पेसिफिक रिलीफ होना चाहिए तभी वो प्रोवाइड कराएगा, वो बाउंड नहीं है जो स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए। तो डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है हो जाती है। थैंक यू सो मच।